देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के के सामने मौजूद है दोस्तों। चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे, जहां पर नरेंद्र मोदी अचानक से पहुंच गए थे चर्च। मोदी को लग रहा था कि अंधभक्तों के द्वारा क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को परेशान किए जाने के मामले को डाइवर्ट कर दिया जाएगा दोस्तों, लेकिन नहीं चल पाया। मोदी का चुनावी पैतरा बताएंगे, किस तरीके से क्रिश्चियन समुदाय के ऊपर हुए हिंसा के मामले को लेकर दुनिया भर के अंदर रिपोर्ट फैल गई है दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी को केरल के अंदर भी लेने के देने पड़ गए हैं दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में बताएंगे कौन है जो राहुल गांधी के पीछे जासूस लगाकर विदेश में राहुल गांधी की जासूसी करवाता है दोस्तों, और किन लोगों को लगाया जाता है, इस बारे में भी एक नई रिपोर्ट सामने आई है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी से ज्यादा टाइम मुख्यमंत्री रहे एक बड़े नेता की सुरक्षा में बीजेपी के अंदर बड़ी चूक हुई है दोस्तों। बताएंगे क्या उनके खिलाफ अंदर से ही चल रही है भाजपा के अंदर ही साजिश, बताएंगे क्या है पूरा मामला। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में अमित शाह पर फिर से अपने सहयोगी और केंद्रीय मंत्री ने ही निशाना साध दिया दोस्तों, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, तो सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जैसे ही बीजेपी सत्ता से बाहर होगी वैसे ही अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर क्रिसमस के 3-4 दिन पहले से ही पूरे देश भर के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के ऊपर हमले की जानकारी आनी शुरू हो गई दोस्तों। क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को जबलपुर से लेकर रायपुर, दिल्ली और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों के अंदर काफी परेशान किया गया दोस्तों। कहीं पर चर्च के बाहर जाकर अंधभक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए प्रेयर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। इसी तरीके से जबलपुर में चर्च के अंदर घुसकर जोरदार तरीके से बवाल काटा गया दोस्तों। इसी के साथ में एक शख्स ईसाई धर्म के प्रचारक को अपमानित करने के लिए मंच के ऊपर चढ़ जाता है। दिल्ली के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को क्रिसमस मनाने से रोका जाता है दोस्तों। ऐसे ही उड़ीसा के अंदर क्रिसमस पर सेंटा की टोपी बेचने पर भी लोगों को रोका जाता है, धमकाया जाता है। और इस तरीके की लगातार घटनाएं सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सपोज हो रही थी दोस्तों। ऐसे में मोदी ने आनंद फानन में केरला के अंदर चुनाव को देखते हुए सुबह सुबह नरेंद्र मोदी दिल्ली के स्थित कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन में पहुंच जाते हैं, जहां पर मुख्य क्रिश्चियन समुदाय के लोगों की क्रिसमस की सभा में शामिल होते हैं और कैरल्स गाते हैं, भजनों के अंदर भी भागीदारी देते हैं दोस्तों। औपचारिक तौर पर क्रिसमस की बधाई देकर क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है दोस्तों। लेकिन क्रिश्चियन समुदाय समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो चर्च का दौरा कर रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि केरला के अंदर चुनाव होने वाले हैं। केरल में कुछ दिनों में चुनाव होंगे, वोट डाला जाएगा और बड़ी संख्या में लगभग 1/3 आबादी क्रिश्चियन आबादी है। इसीलिए बीजेपी के नेताओं को, कुछ लोगों को चर्च के चक्कर लगाने का शौक चढ़ा हुआ है दोस्तों। ऐसे में नरेंद्र मोदी जैसे ही क्रिश्चियन चर्च से बाहर आते हैं, वैसे ही अलग अलग क्रिश्चियन समुदाय की ओर से, संगठन की ओर से नरेंद्र मोदी और बीजेपी को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया जाता है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार दुनिया भर के अखबारों के अंदर रिपोर्टें छपती है दोस्तों। इंडिपेंडेंस नाम की एक इंटरनेशनल अखबार में रिपोर्ट में बताया जाता है कि यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने और माइनॉरिटी समूह ने दावा किया है कि 2025 में अब तक 700 से अधिक एंटी क्रिश्चियन घटनाएं हुई है, जिसमें प्रार्थनाएं, सभाओं पर धावा बोलना, भीड़ द्वारा हमला किए जाना, कार्यक्रम को रद्द करवाना शामिल है। और क्रिसमस के आसपास 60 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई है और इसमें ज्यादातर बीजेपी के नेता या बजरंग दल के लोग पकड़े जाते हैं। इस मामले पर आगे और प्रतिक्रिया सामने आती है दोस्तों। और क्रिश्चियन समुदाय पर केरल में पकड़ रखने वाले कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी CBCI के अध्यक्ष आर्की बिशप्स एंड्रयू कहते हैं कि क्रिश्चियन समुदाय अपने आप को भारत के अंदर असुरक्षित महसूस कर रहा है। अलग अलग इलाकों के अंदर क्रिश्चियन समुदाय के प्रति हिंसा देखने को मिल रही है। मोदी और अमित शाह को सीधा बोला गया है कि वो क्रिश्चियन समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करे, भारत के संविधान के निहित अधिकारों का पूरी तरीके से पालन करवाए। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं काफी दुख के साथ ये कह रहा हूं कि भारत के अंदर क्रिश्चियन समुदाय के ऊपर लगातार हमले चल रहे हैं और भारत के संविधान के अधिकारों का हनन चल रहा है। हमको भारत का संविधान अपने धर्म का पालन करने की इजाजत देता है, लेकिन लगातार क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, यानी क्लियर कट मैसेज अपने समुदाय के लोगों को भी भेज रहे हैं दोस्तों। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और एक तरीके से बीजेपी के लोगों को जो लग रहा होगा कि क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के त्योहार क्रिसमस पर नरेंद्र मोदी दिल्ली में चर्च चले जाएंगे और इससे पूरी स्थिति बदल जाएगी, तो मामला एकदम उल्टा पड़ रहा है। और बड़े क्रिश्चियन समुदाय की ओर से और खासकर संगठन की ओर से बीजेपी को एक्सपोज किया गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अंधभक्तों ने जो कांड किया है इस बार, वो और ज्यादा बड़ा असर डालेगा केरल के चुनाव में और क्रिश्चियन अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बीजेपी को देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए भाजपा केरल के अंदर तमाम कोशिश के बावजूद अपना पैर नहीं फैला पा रही है, बल्कि क्रिश्चियन समुदाय के लोग बीजेपी को उल्टा अब वापस भेज रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताया गया इस पूरे मामले पर दोस्तों। और अंतरराष्ट्रीय अखबारों में ये रिपोर्ट छपी है, तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी वाले एक बार फिर से एक्सपोज हो गए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते हो। अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो भी किया वो केवल एक चुनावी गिमिक था और इसमें बिल्कुल भी सफलता मिलने वाली नहीं है, बल्कि क्रिश्चियन समुदाय के लोग और ज्यादा भाजपा के प्रति नाराजगी जताने वाले हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग सुरक्षित अपने आप को तभी महसूस करेंगे जब बीजेपी वाले टाटा अलविदा बाय बाय हो जाएंगे और अंधभक्त जैसे ही देखेंगे कि उनका सत्ता से संरक्षण खत्म हो गया है, वैसे ही चुपचाप अपने घर में जाकर बैठ जाएंगे और अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने आप को तभी अचानक से सुरक्षित महसूस करने लगेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें
ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन और वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के हालिया जर्मनी दौरे को लेकर एक बड़ा दावा किया है। दोस्तों, उन्होंने भारत में लोकतंत्र की स्थिति, संस्थानों में कथित वेपनाइजेशन के साथ साथ कई सारे संवेदनशील मामलों को लेकर अपनी राय रखी है। दोस्तों, न्यूज चैनल से बात करते हुए सैम पित्रोदा ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी जब जर्मनी के दौरे पर गए थे तो राहुल गांधी के विदेश दौरे की निगरानी करवाई गई। राहुल गांधी के विदेश दौरे के एक एक हिस्से की जासूसी जैसे निगरानी करवाया गया। सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी विदेश के दौरे पर जब भी जाते हैं तो ऐसा होता है, चाहे हम लोग मीटिंग्स में मौजूद हो या फिर एयरपोर्ट पर दिखाई दे। हमें बताया गया कि कई बार दूतावास से उनको फोन आता है और कहा जाता है कि आप कृपया राहुल गांधी से मुलाकात नहीं करिए। और ये एक पूरा पैटर्न है जिस पर सैम पित्रोदा की ओर से जानकारी दी गई है। दोस्तों, यानी एक बड़ा खुलासा उन्होंने किया है कि राहुल गांधी को लेकर निगरानी की जाती है। 24 घंटे देखा जाता है कि राहुल गांधी कहां जा रहे हैं, किससे मुलाकात कर रहे हैं, और जिनसे मुलाकात उनकी होने वाली होती है उन्हें भी फोन करके बोला जाता है कि राहुल गांधी से मुलाकात मत करो। अगर आप भी मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं सीधा सीधा तानाशाही मानसिकता का नतीजा है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता है शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें लेकर यह दावा चलता है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी का चेहरा सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हो सकता है तो उसमें एक नाम शिवराज सिंह चौहान का भी होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जितने साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे उससे ज्यादा टाइम तक अनुभव है शिवराज सिंह चौहान के पास एक मुख्यमंत्री के पोस्ट पर काम करने का, और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के अंदर सबसे बड़ी बनती है। ऐसे में दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में सेंधमारी का एक बड़ा मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही खुलकर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पूर्व सीएम को पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई से खतरा बताते हुए एक बड़ा अलर्ट भेजा था। दोस्तों, पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई से खतरे का ये पूरा मामला था। 12 नवंबर को भेजा गया था नोटिस और कार्रवाई करने के लिए बोला गया था, लेकिन 12 दिसंबर में यानी तकरीबन एक महीने के बाद भोपाल स्थित उनके सरकारी आवास पर B8 B9 की बैरिकेडिंग्स की गई और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। यानी शिवराज सिंह चौहान को खतरा था तो तुरंत अचानक से 1-2 घंटे के अंदर ही पूरी व्यवस्था कर दी गई होती, यानी पुलिस बल तैनात कर दिया गया होता। बैरिकेडिंग और तमाम तरीके के जो सुरक्षा के उपाय होते हैं उसको किया जाना चाहिए था, लेकिन 12 नवंबर को लेटर पहुंचता है मध्य प्रदेश सरकार को और 12 दिसंबर में जाकर एक्शन लिया जाता है। यानी एक महीने तक शिवराज सिंह चौहान की जान को बड़ा खतरा रहा। दोस्तों, ऐसे में ये एक बहुत गंभीर चूक का मामला है। अगर आप भी मानते हैं कि इस पर जवाब सामने आना चाहिए कि किसके इशारे पर ऐसा किया गया, शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में भारी चूक की गई। दोस्तों, आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर इशारा हो रहा है तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह मध्य प्रदेश के ग्वालियर के दौरे पर थे। दोस्तों, इस दौरान अमित शाह कहते हैं कि मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। ग्वालियर के मंच पर अमित शाह शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव की तुलना करते हुए मोहन यादव ज्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, इस तरीके का दावा करते हैं। दोस्तों, यानी मोहन यादव जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं उनकी तारीफ में पुल बांधते हुए शिवराज सिंह चौहान से भी बढ़कर काम कर रहे हैं, इस तरीके का दावा। क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के काम को कम कर दिखाने की कोशिश है? आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जहानाबाद के अंदर पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्यसभा की सीट को लेकर एक बड़ा बयान फिर से दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि शकूराबाद के अंदर निजी कार्यक्रम में शामिल होने के क्रम में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने उनके बेटे और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन से एक राज्यसभा की सीट देने का वादा किया था। उस वादे के अनुरूप आज उनकी पार्टी ये मांग कर रही है कि अमित शाह अपना वादा निभाए और राज्यसभा की सीट हम पार्टी को मिले, यानी एक सीट हम पार्टी को मिलनी चाहिए। हालांकि हम पार्टी का तो जिक्र भी नहीं है कि कोई सीट उनको मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है हम पार्टी के लोग, ये दावा करते हुए और मस्का लगाते हुए सीट की मांग कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस तरीके की बातें करेंगे, भाजपा लुभावनी बातें करेंगे तो उनको राज्यसभा की सीट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2 सीट लड़ेगी। 2 जनता दल यूनाइटेड को लड़ने के लिए दिया जाएगा और 1 सीट एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी को जाएगा। दोस्तों, तो एक भी सीट नहीं बचती है। ऐसे में विपक्ष के पास केवल 1 सीट राज्यसभा की है। देखते हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या कदम उठाते हैं जीतन राम मांझी। क्या उनमें हिम्मत है कि वो जो पहले बोल रहे थे कि हमको कभी कभार राजनीति में सस्टेन करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए, तो क्या हिम्मत है कि वो भाजपा से अलग होकर चुनावी मैदान में उतरे या फिर अपनी राजनीति नए तरीके से शुरू करें? क्या आपको लगता है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। लेकिन जब तक राज्यसभा के चुनाव नहीं होंगे इस तरीके से जीतन राम मांझी का बयान तो आता ही रहेगा, इस बात की गारंटी ली जा सकती है। लेकिन क्या पलटी मारकर किसी और गठबंधन में जाएंगे या अकेले ही संघर्ष करने के लिए मैदान में उतर पाएंगे जीतन राम मांझी, ये कह पाना बहुत आसान है। जीतन राम मांझी के बारे में एक बात तय है कि वो राजनेता है और केवल इस तरीके की बयानबाजी करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी चुनाव अभी नजदीक है नहीं, तो वो मंत्री का पोस्ट खुद भी छोड़कर चले जाए और उनका बेटा भी बिहार सरकार का मंत्री पोस्ट छोड़कर चला जाए, ये लगभग असंभव जैसी स्थिति है। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
उत्तर प्रदेश के अंदर जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपनी सीट हस्तिनापुर से तीसरी बार चुनाव न लड़ने के संकेत दिए हैं। दोस्तों, मेरठ के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने मंच से कहा है कि वे तीसरी बार इस सीट पर चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। मेरठ के एक कार्यक्रम के दौरान उनका खुलासा आया है। दिनेश खटीक ने किठौर विधानसभा क्षेत्र के खरखौदा के अंदर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वो 2 बार विधायक और 2 बार मंत्री बन चुके हैं, लेकिन अब हस्तिनापुर से तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये बात नहीं कही थी, लेकिन आज उनके मन में आ गई है, बार बार ये मन में आ रही है, तो फिर मैं बोलता हूं। उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर से मैं फिर से विधायक नहीं बनना चाहता। उन्होंने हस्तिनापुर की भूमि को श्रापित भूमि बताते हुए यहां से चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की है। दोस्तों, हालांकि उनके इच्छा जाहिर करने के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी बोलेगी तो फैसला तो मानना पड़ेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो हस्तिनापुर सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार योगेश वर्मा यहां पर केवल 7000 वोटों से चुनाव हारे थे, यानी लगभग उन्होंने बीजेपी के मंत्री को चुनाव हरा दिया था और काफी कम अंतर से चुनाव हारे थे। तो शायद इसी बात का डर है बीजेपी के नेता को और मंत्री को। दिनेश खटीक इसीलिए चाहते हैं कि वो यहां से चुनाव ना लड़े। अब देखते हैं आगे किस तरीके का समीकरण होता है दोस्तों, लेकिन एक बात तय है कि सत्ता विरोधी लहर के कारण कई ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी ने गिरते पड़ते चुनाव जीता था 2022 में, अब वो उनके हाथ से निकलने की कगार पर पहुंच चुका है। तो दिनेश खटीक की सीट हस्तिनापुर का भी लगभग इसी तरीके का समीकरण है, शायद इसी और इशारा कर रहे हैं। और वैसे भी अब पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, तो उससे भी इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति में अब जातीय समीकरण के हिसाब से अलग अलग ग्रुप के विधायकों का मिलन बीजेपी के लिए चिंताएं बढ़ा रहा है। पहले तो बीजेपी के ठाकुर विधायकों की ओर से आपस में मुलाकात करके शक्ति प्रदर्शन किया गया था, लेकिन अब बीजेपी के ठाकुर समुदाय के विधायकों के बाद अब ब्राह्मण समाज के विधायकों ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सभी 52 ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक बुला ली दोस्तों, जिसमें हस्ताक्षर सिग्नेचर भी करवाया गया था। बीजेपी के विधायक पीएन पाठक यानी पंचानंद पाठक के लखनऊ आवास पर ब्राह्मण समाज से जुड़े विधायकों और विधान परिषद के लोग इकट्ठा हुए तो 52 से ऊपर का आंकड़ा पहुंच गया। इसमें योगी आदित्यनाथ के करीबी शलभ मणि त्रिपाठी और मिर्जापुर के विधायक रत्नाकर मिश्रा भी मौजूद थे। एमएलसी उमेश द्विवेदी की भी मौजूदगी थी। तो सारे ब्राह्मण समाज के जो विधायक थे वो इकट्ठा हुए, क्योंकि अपनी दावेदारी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, सत्ता में और ज्यादा भागीदारी चाहते हैं, और इसीलिए ये बैठक बुलाई गई थी। इसके बाद अब बीजेपी के जो नए नए प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों, कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी की ओर से नाराजगी जताई गई है और बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के जितने भी ब्राह्मण विधायक हैं उनको चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि इस तरीके के बैठकों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, ब्राह्मण समुदाय के विधायक ये बोलेंगे कि जब ठाकुर समुदाय के विधायकों ने आपस में एकजुटता दिखा के शक्ति प्रदर्शन किया था तब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, या फिर उनको ऐसा नहीं बोला गया कि इस तरीके की चीजें नहीं चलेंगी, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये भी एक नाराजगी का बड़ा कारण बन सकता है। आने वाले दिनों के अंदर ब्राह्मण समुदाय के जितने भी विधायक है वो ज्यादा प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं, तो और भी मंत्रिमंडल के विस्तार में मंत्रियों को जब आगे किया जाएगा तभी नाराजगी दूर होगी। ये बात अब स्पष्ट दिखाई दे रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अलग अलग जातीय समूह के द्वारा जो गुटबाजी अब चल रही है, इससे पता चल रहा है कि 27 के समीकरण में बीजेपी अब धीरे धीरे करके और ज्यादा पिछड़ने वाली है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा कि आपको लगता है कि पंकज चौधरी के फटकार के बाद इस तरीके का ग्रुपबाजी और नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बीजेपी का हमेशा से ये इतिहास रहा है कि वो जिस भी सहयोगी के साथ में रहते हैं अंततोगत्वा उसी सहयोगी को निपटवा देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास 4 विधायक है बिहार के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद से बिहार के अंदर लगातार जश्न मना रही है दोस्तों, क्योंकि बिहार के रहने वाले हैं नितिन नवीन। ऐसे में नितिन नवीन के सेलिब्रेशन के दौरान उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 में से 3 विधायक मुलाकात करने के लिए पहुंच गए और बधाई देने के लिए पहुंच गए। और ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने उसी समय पर लिट्टी चोखा का भोज किया था और सारे विधायकों को, पार्टी के पदाधिकारियों को आने के लिए बोला गया था, लेकिन पार्टी के विधायक 3 विधायकों ने फैसला लिया कि वो अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा बुलाए गए बैठक में शामिल नहीं होंगे, यानी लिट्टी चोखा पार्टी में शामिल नहीं होंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए नितिन नवीन के कार्यक्रम में जाएंगे और उनको बधाई देंगे। इससे पता चलता है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर पार्टी के विधायकों में जबरदस्त नाराजगी है दोस्तों। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को बिहार सरकार में मंत्री बना दिया और जीते हुए विधायक को नहीं बनाया, जिस कारण तीनों विधायक नाराज है। 4 में से 1 तो उनकी पत्नी है, बाकी 3 जो विधायक है माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो, ये तीनों के तीनों उपेंद्र कुशवाहा को आईना दिखाने लगे हैं। इससे पता चल रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर उपेंद्र कुशवाहा के ये तीनों विधायक पलटी मारकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भी कई मौके पर देखा गया है कि भाजपा ने अपने सहयोगियों को ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, उनकी पार्टी को। वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी इसकी भुक्तभोगी है, जो बीजेपी के साथ में गठबंधन में काम कर रही थी दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा विवाद होता है तो
उनके भी ज्यादातर विधायक टूटकर चले जाते हैं, बल्कि पूरी पार्टी टूटकर चली जाती है। और बीजेपी अपने सहयोगी को पुराने टाइम से ही लगातार निपटाते आई है, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी निपट जाए तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं होने वाला है। और वैसे भी परिवारवाद का आरोप तो उनके ऊपर लग ही चुका है, अपने बेटे को मंत्री बना गए हैं और उनकी पत्नी पहले से ही विधायक है और खुद राज्यसभा के मेंबर है। तो परिवार की पार्टी चल रही है, पार्टी केवल सत्ता का भोग कर रही है, बाकी किसी भी नेता को कोई भी सत्ता भोग का मौका नहीं मिल रहा है, तो नाराजगी भी स्वाभाविक है। लेकिन बीजेपी हमेशा से अपने सहयोगियों के प्रति इसी तरीके की क्रूर व्यवहार रखती है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि विकल्प होता है सहयोगियों के पास कहीं और जाने का, जैसे अभी बीजेपी के पास जाने का विकल्प है उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों को, तो फिर वो बीजेपी के दरबार में माथा टेकने पहुंच गए हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जज पर एक ऐसी टिप्पणी की थी जिसके कारण अब बिहार न्यायिक सेवा संघ यानी बिहार जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन की ओर से उप मुख्यमंत्री की शिकायत राज्यपाल के पास की गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा अपने एक बयान के कारण मुश्किल में फंस गए हैं दोस्तों। उन्होंने एक जज की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़ा कर दिया था। इस पर बिहार के न्यायिक सेवा संघ ने नाराजगी जताई और संघ ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उप मुख्यमंत्री से माफी मांगी। पिछले दिनों एक विभागीय बैठक में उन्होंने एक जज की कार्यशैली को लेकर गंभीर टिप्पणी की, माफी मांगने की मांग की। अब देखते हैं इस मामले पर इनके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया जाएगा या बाद में छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि चर्चाएं काफी चल रही है। तो हो सकता है कि कुछ कार्रवाई हो जाए, क्योंकि जजों के प्रभाव क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैसे फैसले लेने चाहिए। यानी कार्यपालिका का काम होता है कि वो कार्यपालिका तक सीमित रहे, न्यायपालिका में दखल ना दे, लेकिन बयानबाजी और फिर कहना कि वो चीफ जस्टिस के माध्यम से जज के द्वारा दिए गए निर्णय को लेकर फिर से रिव्यू करवाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका के प्रणाली में घुसने वाली बातें हैं। तो फिर कोर्ट भी नाराज होगा और इसीलिए दोस्तों ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। देखते हैं कोर्ट इस पर क्या कोई एक्शन लेता है, क्या मानहानि का मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनेगा। साथ साथ दोस्तों दिवंगत दलित छात्र रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला के गुंटूर यानी आंध्र प्रदेश में अस्पताल में भर्ती होने पर परिवार ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को मैसेज किया। राहुल गांधी ने तुरंत एक स्थानीय कांग्रेस के नेता को परिवार का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए और इलाज के दौरान जितना भी खर्चा आया, लाखों रुपए का खर्चा आया, वो सारा का सारा राहुल गांधी की ओर से भरा गया दोस्तों। और ये एक काइंडनेस दिखाने का तरीका है राहुल गांधी का, जिसकी तारीफ भी हो रही है। साथ ही साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज, संजय झा और आदिल अहमद खान के ऊपर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगाए गए और एफआईआर दर्ज किया गया है। इस मामले में ईसाई समुदाय के पवित्र प्रतीक सांता क्लॉज के कथित अपमानजनक चित्रण करने को लेकर नाराजगी जताई गई है। एफआईआर अधिवक्ता खुशबू जॉर्ज की शिकायत पर आधारित है। शिकायतकर्ता के अनुसार यह विवाद 17 और 18 दिसंबर 2025 को इन नेताओं के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किए गए वीडियो के आधार पर है। यह वीडियो दिल्ली के कनॉट प्लेस में आयोजित एक राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा है और आरोप लगाया गया कि इस वीडियो में ईसाई समुदाय के सम्मानित धार्मिक सांस्कृतिक प्रतीक सांता क्लॉज यानी जिसे सेंटा क्लॉज कहा जाता है, उनका बेहद मजाकिया और अपमानजनक तरीके से दर्शन किया गया, यानी उनको अपमानजनक तरीके से दिखाया गया और इस अपमान के कारण समुदाय के लोगों की भावना आहत हुई है, इसीलिए कार्रवाई की जानी चाहिए। एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कुल मिलाकर दोस्तों मास्क पहनकर सेंटा क्लॉज को दिखाया गया और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है, 400 प्लस AQI चल रहा है और इसीलिए सेंटा क्लॉज भी अगर आएंगे तो उनको मास्क पहनना पड़ेगा। इस तरीके से चित्रण करने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि ये धार्मिक प्रतीक है तो अपमान माना जा सकता है और इस पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। साथ साथ दोस्तों राजस्थान में चर्चित IAS अधिकारी और बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी की मुश्किलें बढ़ सकती है। छात्रों ने धरने में रील स्टार बताया उनको, तो छात्रों को हिरासत में ले लिया गया, इस तरीके के दावे चले। बाड़मेर जिला सीट से कांग्रेस पार्टी के सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए टीना डाबी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। दोस्तों उन्होंने इस मामले में सीएम भजनलाल शर्मा को लेटर भेजकर उस मामले में दखल देने की मांग की है। सांसद उमेदाराम बेनीवाल का कहना है कि बच्चियों की समस्या को सुनकर उसका निदान करने की बजाय उन्हें थाने भिजवाए जाना ये बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि यह निंदनीय घटना है। कलेक्टर टीना डाबी ग्राउंड पर कोई काम नहीं करती है और कार्यक्रम में पहुंचकर वहां पर सिर्फ रीलबाजी करती है। बच्चियों ने कोई भी गलती नहीं की और कुछ भी गलत नहीं बोला, उन्होंने हकीकत बोला था। कलेक्टर टीना डाबी का रवैया जनप्रतिनिधियों के साथ भी ठीक नहीं रहता, वो जनप्रतिनिधियों के काम भी नहीं करती हैं और इससे पता चलता है कि वो केवल रील के लिए काम करते हुए दिखना चाहती है और इसीलिए उन्हें रीलबाज डीएम के तौर पर बोला गया तो उनको बुरा लग गया और इसके बाद लोगों को हिरासत में ले लिया गया। दोस्तों एक तरीके से डर खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के सांसद पूरी तरीके से बच्चों के साथ में खड़े हैं। साथ साथ
क्रिसमस के मौके पर देश के अंदर कई जगह पर कथित घटनाओं को लेकर यानी हिंसात्मक घटनाओं को लेकर जिसमें क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को परेशान किया गया। बरेली में चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने और धार्मिक तनाव की खबरों के बीच संजय सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाएं भारत की सांस्कृतिक छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाती है। संजय सिंह का यह बयान उत्तर प्रदेश के बरेली के सेंट एल्फनोस कैथेड्रल चर्च के बाहर हुए प्रदर्शन को लेकर है, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया और चर्च में आयोजित कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की गई और प्रदर्शन करते हुए जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे तक लगाए गए। इस तरीके की घटनाओं को लेकर पुलिस ने कुछ ठोस कार्रवाई नहीं की, ये भी एक नाराजगी का बड़ा कारण है। दोस्तों, अभी तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था और जेल के सलाखों के पीछे भेजकर एक ऐसा उदाहरण सेट किया जाना चाहिए था जिससे दूर तक मैसेज आता, क्योंकि हर बार का है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश या फिर अन्य राज्यों के अंदर, खासकर बीजेपी शासित राज्यों के अंदर ऐसी हरकतें सामने आती रहती है। साथ साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे के कुछ दिनों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 दिसंबर से शुरू होने वाले 2 दिनों के दौरे पर कोलकाता पहुंचेंगे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई अंदरूनी बैठकें करेंगे। इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होने के बाद शाह का ये राज्य का पहला दौरा है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शाह 29 दिसंबर को देर रात कोलकाता पहुंचेंगे और 30 और 31 दिसंबर को अंदरूनी बैठक करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पास आने के साथ ही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से एसआईआर के प्रोसेस से जुड़े जनहित सहित चुनावी स्ट्रेटजी पर चर्चा करने की उम्मीद है। बीजेपी सूत्रों ने कहा है कि एसआईआर लिस्ट का ड्राफ्ट पहले ही पब्लिश हो चुका है और कई नाम कथित तौर पर हटाया दिए गए हैं, जिसमें मथुआ समुदाय से एक बड़े हिस्से के नाम भी शामिल है। बैठकें उन वोटरों की चिंता को दूर करने पर फोकस करेंगे जिनका नाम रोल से गायब किया गया है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपने चैनल जय हिंद जय भारत ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।